हेलो बच्चा पार्टी। आई थिंक हम लोग भाई साहब लाइव हो गए हैं आज। चलो भाई, आई होप हम लोग लाइव हो गए भाई। देखो 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 देखो, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग भाई, बायोलॉजी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कम ऑन बच्चा पार्टी। हेलो स्टडी लाइक टॉपर, कैसे हो भाई? पहले से ही आप बैठ गए हो आके। सब ठीक ठाक है, सब ओके है, सब बढ़िया है भाई। और जल्दी से मुझे फिर लिंक यहाँ पे शेयर कर देना चाहिए टेलीग्राम चैनल का। मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ भाई टेलीग्राम चैनल का। जिस किसी को भी जुड़ना हो जल्दी से आके जुड़ सकता है। ये हट जा भाई साहब। सब ठीक ठाक चल रहा है। हेलो बच्चा, हेलो, कैसे हो आप? क्या सब बढ़िया है भाई? आप तो पहले से ही आके बैठ गए। चलो भाई। आई थिंक सब चकाचक चल रहा है। बढ़िया है सर। चलो भाई, जो जो आता जा रहा है जल्दी से भाई साहब अपनी हाजिरी लगाते जाओ, क्योंकि हम लोग जल्दी से शुरू करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग कूद फान के आ गए हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन की। क्लियर? मैंने टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर कर दिया है भाई साहब, जिसको भी जुड़ना हो वो आके जुड़ सकता है, ताकि आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास होती है कि नहीं होती है, कोई ग्लिच आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। क्लियर बात? आ जाओ भाई। चलो भाई, हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे इसको बिना किसी देरी के। क्लियर? हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हैं 10 मिनट। 10 मिनट को हम लोग कैसे समेटेंगे, देखते हैं हम लोग कैसे समेटते हैं भाई। ठीक है, तो जरा देखो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ लिया था। और हम लोग ने इस टॉपिक को जो छोड़ा था वो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन पे छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था? डबल फर्टिलाइजेशन पे लाके छोड़ा था। क्लियर? अच्छा, अब जब डबल फर्टिलाइजेशन पे लाके छोड़ा था तो बहुत सारी चर्चाएं हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। याद होगा आप लोगों को, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चर्चाएं हो गई थी। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उसमें डिस्कशन करेंगे फर्टिलाइजेशन का। पहले तो हमें यहां पर मिल गया क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। बट हम लोग समझेंगे कि क्या डबल फर्टिलाइजेशन पहले होता है, या डबल फर्टिलाइजेशन किस फिनोमिनन का नाम है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। क्लियर बात? हम लोगों ने ऑल ओवर एग को पूरी तरह से तैयार करके रख दिया था कि एग में कौन कौन अवेलेबल है। उसके अलावा एग सेल के अलावा सेकेंडरी न्यूक्लियस भी अवेलेबल हो गया था। और वहां पर भाई साहब क्या था कि दोनों के दोनों मेल स्पर्म न्यूक्लियाई भी वहां पर पहुंच चुके थे। पॉलन ट्यूब बन चुकी थी। पॉलन ट्यूब कैसे बनी थी, ग्रोथ कैसे होती है, ये सारी चर्चाएं हो गई थी। क्लियर बात? तो जब सेनर्जिट के अंदर इंटर किया था पॉलन ट्यूब, तो वो दो मेल गैमीट को उस सेनर्जिट के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया था। क्या हमने ये बात बताई थी? ऐसा था कि नहीं था? अब वहां पर जो सिनर्जिड्स होती हैं और जो एंटीपोडल्स थी वो सब की सब वहां पे डीजनरेट हो गई थी। ये भी मैंने बताया था। उस एम्ब्रायो सैक के अंदर सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर बचे रह गए थे। उन दो स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर क्या था? एक स्ट्रक्चर हैप्लॉइड एग सेल थी और एक स्ट्रक्चर डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस था, जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या बच्चा ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? डेफिनेटली हम लोगों ने ये वाली बात करी थी। और जल्दी से हम लोग इसके आगे पहुंचते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं इसके आगे क्या हुआ था। तो हम लोगों ने एक डायग्राम बना के रखा था, उसी से हम लोग शुरू करने वाले हैं। जल्दी से ध्यान दीजिएगा भाई। हम लोगों ने कहा था ये जैसे कि एम्ब्रायो सैक था,
और इस एम्ब्रायो सैक में यहां पर मौजूद थी भैया एग सेल, और ये मौजूद था क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऐसा था कि नहीं था, डेफिनेटली ऐसे ही था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद देखा था कि दोनों मेल न्यूक्लियस या मेल गैमीट दोनों के दोनों इसी के साइटोप्लाज्म में आ गए थे। मतलब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये इंटायर एम्ब्रायो सेक के अंदर इंटर कर चुके थे। ठीक है, तो यहां पर हम नाम दे देते हैं कि कौन कौन क्या क्या था। ये भैया था सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस की पोलैरिटी कितनी होती है भैया जी, 2n होती है। उसके बाद हमारे पास ये क्या मौजूद थी, ये हमारे पास एग सेल मौजूद थी। एग सेल की पोलैरिटी कैसी होती है भाई साहब, हैप्लॉइड होती है। और उसके अलावा ये जो दोनों लाल लाल बने हैं, दीज आर द मेल गैमीट्स, या ये बोल दो कि स्पर्म न्यूक्लियाई। क्या बोल दो, इनको बोल देते हैं भैया क्या, स्पर्म न्यूक्लियाई। क्या बोल देते हैं, स्पर्म न्यूक्लियाई। स्पर्म न्यूक्लियाई की पोलैरिटी कितनी थी, स्पर्म न्यूक्लियाई की पोलैरिटी बेटा n थी। कितनी थी, n थी। अच्छा, अभी मेन तमाशा अब यहां से शुरू होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो हम लोग तमाशा यहां पे करने वाले हैं ना, इसका ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बहुत ज्यादा इसमें आगे लेकर बातें नहीं जाएंगे कि पॉलन ट्यूब कहां कहां से इंटर कर सकती थी, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। एनसीईआरटी अगर हमें इजाजत देगी तब हम बात करेंगे, नहीं तो उसके अलावा हम लोग कोई यहां पर बात नहीं करने वाले। क्लियर बात, आ जाओ जल्दी से हम लोग चलते हैं भैया। देखो भैया, देखो तो अब हुआ ये होगा, अगले डायग्राम में आ जाते हैं। अब हुआ ये होगा कि एक स्पर्म न्यूक्लियाई जो रहा होगा वो इस एग के साथ फ्यूज कर गया। क्लियर बात, देखो सीधी बात मैंने बोली है कि एक जो स्पर्म न्यूक्लियाई था जो कि हैप्लॉइड था, वो सीधा एग सेल के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक स्पर्म जो था पोलैरिटी कैसी थी, उसकी हैप्लॉइड थी, वो किसके साथ फ्यूज कर गया, एग सेल के साथ फ्यूज कर गया। इसकी पोलैरिटी भी n थी, और बना क्या होगा, बना होगा जाइगोट। क्या बना होगा, जाइगोट। जाइगोट की पोलैरिटी कैसी है बेटा, 2n। कैसी है, 2n, मतलब डिप्लॉइड। लेकिन इसका जो फ्यूजन हुआ है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा जी सिनगैमी। क्या बोला जाता है, सिनगैमी। सिनगैमी के साथ आप इसी को बोल सकते हो क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशन। बचपन में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसी को बोलते हैं क्या बेटा, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। फिर आपको बता दें, इस सिनगैमी या इस फर्टिलाइजेशन को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था, किसने किया था, क्या कोई नाम बता पाएगा? ये थे बेटा कौन, स्ट्रॉसबर्गर। कौन थे, स्ट्रॉसबर्गर। और 1884 में, कहा कब किया था, 1884 में, और एक प्लांट में किया था। उस प्लांट का नाम था बेटा मोनोट्रापा। क्या नाम था, मोनोट्रापा। तो मोनोट्रापा प्लांट में 1884 मतलब 1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले सिनगैमी को खोजा था। तो हमने पढ़ा क्या, सिनगैमी, जिसमें आपने क्या देखा कि एक स्पर्म एक एग सेल से फ्यूज करेगा और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। भैया जो भी बोर्ड वाले बच्चे हों उनको ये सब शेयर कर दिया करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए खुला है ये चैनल बायोलॉजी के लिए कि रोज रात में 8 बजे आओ और मेरे साथ रिवीजन करो बायोलॉजी का। केमिस्ट्री का भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करी थी। जल्द ही नए टॉपिक के साथ हम लोग आने वाले हैं जिसमें हम लोग हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। जल्द ही केमिस्ट्री का लाइव होगा और इसी हफ्ते के अंदर होगा, और मैं पहले से ही भाई साहब आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर बात। तो हमने आज सीखा क्या कि स्पर्म जब क्या करता है, एक स्पर्म एक एग सेल से फ्यूज करता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। प्रोसेस कहलाता सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। इसको सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने खोजा था 1884 में मोनोट्रापा प्लांट में। मोनोट्रापा प्लांट ना याद रहे कोई बात नहीं, डेट ना याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रॉसबर्गर जरूर याद रहना चाहिए कि सबसे पहले किसने खोजा था इसको, स्ट्रॉसबर्गर ने खोजा था। क्लियर बात। अच्छा, ये जो प्रोसेस था ये कहलाया बेटा क्या, सिनगैमी। क्या कहलाया, सिनगैमी, या इसी को नाम दे सकते हैं क्या बेटा, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। बट हमने इसको सीधा सीधा नाम क्या दिया, फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब दूसरा फिनोमिनन होने वाला है। दूसरा क्या होने वाला है कि एक तो स्पर्म न्यूक्लियाई कंज्यूम हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला स्पर्म न्यूक्लियाई है वो अभी भी पड़ा है।
ये आए तो दोनों साथी थे, लेकिन एक यहां बीच में पड़ा है और ये कह रहा है कि भैया मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, मेरी शादी करवाओ। मतलब इसको भी फ्यूज करने की जिद है। इसका जो साथी आया था वो तो एक के साथ फ्यूज कर गया, लेकिन अब ये किसके साथ फ्यूज करेगा इस बात की कंफ्यूजन है। तो कहता कि देखो 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 ऊपर कौन है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। कहता जाओ भैया उसी से भिड़ जाओ। तो जो सेकंड वाला होता है ये किससे फ्यूज कर जाता, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता। और जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, जरा देखो यहां पर एक बढ़िया सा धमाका हो गया है, धमाके पे ध्यान दीजिएगा भैया। देखो नाम रखने जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। अब जो एक और स्पर्म न्यूक्लियस था, क्या था, एक और स्पर्म न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस की पोलैरिटी कैसी थी भैया जी, एन। ये किससे फ्यूज कर गया, ये फ्यूज कर गया सेकेंडरी न्यूक्लियस से। किससे फ्यूज कर गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया। अच्छा सेकेंडरी न्यूक्लियस की पोलैरिटी कितनी थी भैया जी, 2n। अच्छा जब ये n स्ट्रक्चर 2n स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज कर गया तो जरा बताओ क्या बना होगा, बना होगा पेन। क्या बना होगा, पेन। और इस पेन की पोलैरिटी कितनी हो गई होगी, 3n। तो सवाल है कि व्हाट इज पेन। ये जो स्ट्रक्चर बना ये आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाने वाला है। और इस पेन का अगर फुल फॉर्म हम बताएं आपको तो इसका नाम हो जाएगा बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या नाम हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बोला है क्या, पेन। लेकिन बेटा इस फिनोमिनन को नाम दिया जाता है बेटा क्या, ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम दिया जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर बात। तो आपने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, फर्टिलाइजेशन या उसी को बोला गया सिनगैमी। और ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है बेटा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का एक नाम और है, इसी को कहते हैं बेटा क्या, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्लियर बात। तो हमने यहां पर दो नाम से पढ़ा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी कहते हैं और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन अभी बात जो आने वाली है बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है बात, जरा ध्यान दीजिएगा कि बेटा सिनगैमी, क्या बोला मैंने, सिनगैमी को ही आप फर्टिलाइजेशन बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अच्छा सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को अगर देखा जाए तो ये दोनों ही एम्ब्रायो सैक के अंदर हो रहा है। सिनगैमी या जिसको आपने जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोला, ये भी कहां हुआ, ये भी हुआ इसी के अंदर। और आपने जब ट्रिपल फ्यूजन की बात करी तो ये भी कहां हुआ, ये भी इसी के अंदर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जब दोनों एक ही एम्ब्रायो सैक के अंदर हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस एक ही एम्ब्रायो सैक के अंदर हो रहे हैं, तो इसको ही नाम दे दिया जाता है भैया जी क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दे दिया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और आपको बता दें भैया जी कि डबल फर्टिलाइजेशन पे शॉर्ट नोट पूछ लेता, दिन दहाड़े तुमसे पूछेगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता, तो बोल देना सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिला के क्या कहलाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों कहला रहा है, क्योंकि एक ही एम्ब्रायो सैक के अंदर हो रहा है। सिनगैमी क्या था, स्पर्म न्यूक्लियाई और साथ साथ में एग सेल का फ्यूजन क्या कहलाया, सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन क्या था, जो दूसरा हमारे पास स्पर्म न्यूक्लियाई था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया, उसको क्या बोला गया भैया जी, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी मिला के क्या कहते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। और इस डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था भैया नवाज़ ने। कब किया था, 1898 में, 19। हाँ देखो गौरव भाई आ गए, स्ट्रासबर्गर और नवाज़ की बात करने, ठीक है। नवाज़ ने किया था और कहाँ किया था, प्लांट का नाम भी बता दें। प्लांट का नाम है बेटा लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, है ना, दो प्लांट हैं, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में सबसे पहले नवाज़ ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज करी थी भाई। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही मिला के बोल देते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपसे पूछता है ये बताओ भैया जी कि डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए, तो आप गिन के बताओ जल्दी से कि डबल फर्टिलाइजेशन जो टोटल फ्यूजन हुआ है उसी की तो बात कर रहा है। मतलब दो मेल स्पर्म न्यूक्लियाई हुए,
एक एग सेल का न्यूक्लियस हुआ और साथ साथ में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के हुए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल बेटा 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए हैं। कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए हैं? 5 न्यूक्लियस। फिर आपसे अगर वो पूछे कि ये बताओ कि इस डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने गैमीट्स इन्वॉल्व हुए, तो आपने देखा था कि 2 मेल गैमीट थे और 1 फीमेल गैमीट था, तो टोटल कितने गैमीट इन्वॉल्व हुए? टोटल बेटा 3 गैमीट इन्वॉल्व हुए। तो आपसे सीधा सवाल पूछता है कि हाउ मेनी न्यूक्लियस विल पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप जवाब दोगे भैया 5। फिर पूछेगा हाउ मेनी गैमीट्स विल पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन, द आंसर इज 3। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जवाब जब भी दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा। तो हमने ये चर्चा कर ली डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और सिनगैमी क्या होता है, कौन कौन क्या क्या खोजा था, कब कब खोजा था, कहां कहां खोजा था, पूरा चिट्ठा खोल के हम लोग ने भैया रख दिया है। लेकिन आपको मैं शुरुआत में एक बात बता चुका था कि पेड़ों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? ये बात भैया रुडोल्फ कैमिरेरियस ने बताई थी। किसने बताई थी? रुडोल्फ कैमिरेरियस ने बताई थी। क्या ऐसा है? ये सारी चर्चा हम लोगों ने जो अभी करी है ये भैया वही चर्चा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप भैया जिसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ताकि आपके पास ये अवेलेबल हो जाए। और अगर बैठ के नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको लंबे समय तक वो भाई याद रहने वाला है। क्लियर बात? तो ये सारी चर्चा है आज की जो हम लोगों ने करी है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या इसके नोट्स बनाने हो जल्दी से बना लो भाई, हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर? चलो भाई, अगर समझ में आ रहा होगा तब तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। आप हमारे सामने नहीं हो, शायद हम आपके सामने हैं और हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, और आप भी कोशिश कर रहे हो मुझे समझने की, और आपको समझ में आ रहा है। क्लियर बात? चलो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को सरक के थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी को भाई क्रिस्टल क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है तब तो ये। चलो भाई, तो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी, दुनिया भर का सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए हैं, कितने गैमीट इन्वॉल्व हुए हैं, हमने इसकी पूरी की पूरी चर्चा कर ली है। तो भैया अंश को भी भैया क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर हो रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को क्लियर हो रहा है, और मैं फिजिकली उनके सामने हूं नहीं, इस तरह से वर्चुअली सामने हूं, और आई थिंक तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और आपकी कोशिश को भी मैं दाद दूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। वेल डन बच्चा लोग। चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग। आ जाए हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। आओ थोड़ा सा मजे करें एनसीईआरटी के साथ। आओ भाई साहब। तो डबल फर्टिलाइजेशन की बात एनसीईआरटी ने करी थी, हाँ करी थी। क्या करी थी? वही करी थी जो हम लोगों ने करी थी। हम लोगों ने क्या करी थी? आओ इसको पढ़ लेते हैं कि हम लोगों ने कौन सी बात कर ली थी। क्लियर ना भाई? बात क्लियर हो तो हाँ बताते चलिएगा कि हाँ सर जी क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है एकदम पढ़ने में, नींद किसी को नहीं आनी चाहिए भाई। क्लियर? चलो भाई देखो भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। करें आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, the pollen tube releases the 2 male gametes into the cytoplasm of the synergid। ये बात हम लोगों ने दिन दहाड़े करी थी फ्राइडे वाले दिन, याद है नहीं याद है? सैटरडे को क्योंकि क्लास नहीं हो पाई थी और संडे को भी नहीं हो पाई बेटा, बारिश का मौसम था, और उस बारिश के मौसम में ठीक है मैं नहाने बिल्कुल नहीं गया था, मैं घर पे ही नहा लिया था। हाँ मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ कि बारिश का मौसम था और टेक्निकल ग्लिच हो गया था भाई, पूरा एक दिन से ज्यादा इंटरनेट नहीं चला है। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम भी स्वाइप नहीं करा, मैंने कुछ नहीं चलाया, मैं सच बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि बहुत रात हो गई थी तब जाके इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर हुआ है। जब रिस्टोर हुआ है तब तक करीबन 9:30 से ज्यादा बज चुका था। मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं करा, और जो भी ऑफलाइन में प्रिपेयर कर पाया मैंने कोशिश करी, बट फिर भी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि क्लास 9 बजे से होनी थी। दूसरी बात, जब संडे आया तो संडे वाले दिन भी ग्लिच आया। जब ग्लिच आया तो फिर मैंने सोचा भैया अब मैं क्या करूँ। मैं सुबह से फ़ोन कर करके कस्टमर केयर पे परेशान हो गया, लेकिन इन बदतमीज़ों ने मेरा सिस्टम या मेरा जो कनेक्शन था वो रिस्टोर नहीं करा। फिर फाइनली लेट रात में फिर ये चालू हुआ, तो फिर मैंने भाई सोचा कि इसको बदला लिया जाए, बट अभी वही चल रहा है, और जल्दी अगर कोई प्रॉब्लम आती तो डेफिनेटली हम लोग कनेक्शन हटा के भाई नया लगा लेंगे, ताकि बच्चों को बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात? आ जाओ भाई। बाकी अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम धनाधन चल रहा है ना, 200-300 MB पर सेकंड की स्पीड से, मजेदार एकदम। ठीक है, आ जाओ भैया। कह रहे वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टुवर्ड द एग सेल। मैंने यही तो बताया था कि इसमें से एक गैमीट किधर मूव कर जाएगा? एग सेल के साथ,
और फ्यूज कर जाएगा उसके न्यूक्लियस के साथ और क्या कंप्लीट करेगा, सिनगेमी। याद है नहीं याद है? इसी सिनगेमी को हमने एक नाम दिया है क्या, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया, क्या हमने यही नाम दिया है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, है ना, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। हमने क्या यही नाम दिया है, डेफिनेटली हमने यही नाम दिया था। फिर सिनगेमी की बात करी थी कि कौन खोजे था इसको, स्ट्रॉसबर्गर खोजे थे। कब खोजे थे, 1884 में खोजे थे। कहां खोजे थे, मोनोट्रापा प्लांट में। घर तक हम लोग इनको छोड़ के आए हैं पूरी बात करते हुए। कह रहे इसकी वजह से क्या होता है, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता। उसी डिप्लॉयड सेल को भैया जी जाइगोट कह देते। क्या कह देते, जाइगोट। कह रहे जो दूसरा मेल गैमीट होता है भाई, वो मूव कर जाता है किधर वाल, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। क्योंकि भैया मैं कुआरा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बचो, यही तो होता था, नहीं होता था? जब होता था तो दूसरा मेल गैमीट कहां मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा भैया जी किसके पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास, जो कि सेंट्रल सेल में लोकेटेड था। ऐसा है कि नहीं है? और फ्यूज कर जाएगा और एक ट्रिप्लॉइड पेन का निर्माण करेगा। उस पेन को बोला गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या यही बात हुई थी? हाँ यही बात हुई थी। क्योंकि एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और आपने जब ऐसा कारनामा किया था कि एक मेल गैमीट को भिड़ा दिया था सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो इस कारनामे को नाम क्या दिया गया था, ट्रिपल फ्यूजन। हाँ या ना? हाँ भैया, यही बात हम लोगों ने करी थी। कह रहे तो फिर दो तरह का फ्यूजन हो गया, एक तो सिनगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों ही एक ही एम्ब्रायो सैक के अंदर हुए। तो इस फिनोमिनन को एक टर्म दे दिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्या यही बात हम लोगों ने करी थी कि सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन एक ही एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें टोटल 5 न्यूक्लियस और 3 गैमेट इन्वॉल्व हुए थे। यही बात तो करी थी हम लोगों ने भाई साहब। हाँ हम लोगों ने यही बात करी थी, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। क्लियर भाई? आओ जाओ। अगर बात क्लियर है तो हम लोगों को थोड़ा और सरक के आगे चलना चाहिए, क्योंकि मजा तो आएगा क्योंकि हम लोग जब इसको खत्म करेंगे भाई, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा हम लोग आगे करते चले आए हैं और थोड़ा सा और आगे चलते चलेंगे, ठीक है? आ जाओ भाई साहब। देखो कहेंगे जो डबल फर्टिलाइजेशन है, कह रहे हैं एक यूनिक इवेंट है बेटा, कहां पर, फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट के अलावा ये कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, लेकिन भाई साहब कंफ्यूज मत होना, कि 3 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक होती है बेटा ट्रापेसी फैमिली। ट्रापेसी मतलब ट्रापा बाई पिनोसा, मतलब सिंघाड़े की फैमिली। एक होती है ऑर्किडेसी फैमिली, ऑर्किडेसी मतलब ऑर्किड की फैमिली। और एक होती है पोडोस्टिमोन की फैमिली, दैट्स कॉल्ड पोडोस्टिमेसी फैमिली। मतलब हम लोग इसको याद कर लेते हैं कैसा, जो टॉप की फैमिलीज होती हैं, टीओपी, ट्रापेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडोस्टिमेसी, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी भूल जाओ भाई साहब। क्या ये बात पल्ले पड़ गई आपको? बात पल्ले पड़ी हो तो मजे वाली बात है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। आओ भाई साहब, मैंने केमिस्ट्री के दोनों टॉपिक बता दिए हैं, राउल्ट्स लॉ बता दिया है और मैंने हेनरी लॉ भी बता दिया है। और मैंने कहा भैया इन दोनों की चर्चा हम लोग इसी हफ्ते में किसी दिन क्लास लेकर करेंगे। अनाउंसमेंट पहले हो जाएगी और आपको कानो कान खबर भी हो जाएगी। और जो कोई चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी खबर मिलती रहे तो हमें भैया टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना मत भूलना। वहां पे जुड़ जाओगे तो भैया नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाया करेगी। क्लियर बात? आओ थोड़ा और आगे चले। अब कह रहे हैं जो सेंट्रल सेल होती है, कह रहे आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ये क्या बन जाएगी बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाएगी। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की पोलैरिटी कितनी होती है? ये बेटा होती है 3n। और ये क्या होगा, डेवलप करेगा और डेवलप कर जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में। जबकि जो जाइगोट होने वाला है ये बनाएगा क्या, एम्ब्रायो। जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता, एम्ब्रायो। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल डेवलप करके क्या बनाती, एंडोस्पर्म बनाती। क्लियर बात? तो हम लोगों को थोड़े से चेंजेस के बारे में पढ़ना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आए हैं। आज जरा उस बदलाव को हम लोग स्लाइड बदल के देखते हैं।
आओ भैया, अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसकी, इन सब की हम लोगों ने दिन दहाड़े चर्चा करी है, आपके साथ करी है। आओ हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं अपनी चर्चा को। दैट्स कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या है भैया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आओ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ साथ बने रहिएगा क्योंकि मजा तो आने वाला है भाई। क्लियर बात। चलो भाई देखो, पहली बात करेंगे हम लोग मेजर चेंजेस। इसकी बात करेंगे मेजर चेंजेस, ठीक है। अच्छा, मेजर चेंजेस पे ध्यान दीजिएगा भैया कि मेजर चेंजेस क्या क्या होंगे। आपको पहले से ही पता है कि ये बताओ भैया जी कि जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो किस में चेंज होगी, वो बदलेगी बेटा फ्रूट में। किस में बदलेगी, फ्रूट में। लेकिन आपको एक सवाल पूछा गया था नीट में कि ये बताइए ड्यूरिंग एंथेसिस, एंथेसिस मतलब फ्लावर जब खिलता है, तो उसने ये पूछा कि ये बताओ जिस टाइम फूल खिल रहा होता है, ये फूल खिल चुका होता है, उस टाइम फ्लावर में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो इमेच्योर होता है। सब कुछ मैच्योर हो चुका होता है ओवरी को छोड़ के। किसको छोड़ के, ओवरी को छोड़ के। ओवरी उस टाइम इमेच्योर रहती है। ओवरी क्योंकि पक जाएगी तो फ्रूट बन जाएगा ना, ऐसा है कि नहीं है। तो इसीलिए जब फ्लावर खिलता है, फ्लावर की ओपनिंग होती है, खिलता है और खिल चुका होता है, उस टाइम तक ओवरी डेवलप नहीं होती है, बाकी सब डेवलप हो चुका होता है। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज की बात करें हम लोग ओवरी वॉल की, कि ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो सीधा सीधा बोलना कि भैया जी वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट वॉल में। अब फ्रूट वॉल को हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो बात की बात है, तो जब पहुंचेंगे बाद में तो बाद में ही डिस्कस कर लेंगे। फिर आपने पढ़ा क्या, ओव्यूल। ओव्यूल किसमें डेवलप हो जाता है, सीड में। अच्छा, मैंने एक बार क्या करा था, बच्चों को चैलेंज किया था कि आपको 3 वर्ड में सीड की डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज सीड। 3 वर्ड चैलेंज था कि 3 वर्ड में बता के दिखाओ। तो भैया बहुत सारे बच्चों ने कोशिश करी। आई थिंक उस पोस्ट पे कम से कम थाउजेंड्स ऑफ व्यूज गए थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, लेकिन भाई कोई सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीड होता क्या है, 3 वर्ड में कैसे बताओगे। मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। देखा, मजा आया। हाँ देखो मैंने क्या बोला, मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, बस यही कहलाएगा क्या, सीड। क्लियर बात। ओव्यूल क्या हो चुका होगा, मैच्योर हो चुका होगा। कब, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। क्या मजा आया नहीं आया कि सीड की डेफिनेशन 3 वर्ड में ही हो जाती है। क्या बोला उसको, मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या कहलाया भैया जी, सीड कहलाएगा। क्लियर बात। तो ये चैलेंजिंग बात है। आप भी किसी को चैलेंज दे सकते हो कि भैया जरा ऐसा करो कि सीड को 3 वर्ड में बता दो, तो जो 3 वर्ड में बताएगा उसे क्या मिलेगा, अब आप डिसाइड करो कि उसे क्या दोगे। क्लियर बात। अच्छा, उसके बाद एग सेल की बात कर लें कि एग सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है। एग सेल तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी बेटा जाइगोट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जाइगोट में। और बाद में जो जाइगोट होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रायो। ठीक है, जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक सेल का होगा, उसी को क्या बोला जाएगा, जाइगोट नहीं जाइगोट। क्या बोला जाएगा, जाइगोट। लेकिन जाइगोट जब डेवलप करता रहेगा तो डेवलप करने के बाद जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलोगे क्या, एम्ब्रायो। क्या बोलोगे भाई, एम्ब्रायो। क्लियर बात, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज बची, दैट वाज सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो जाता, ये कन्वर्ट हो जाता बेटा एंडोस्पर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाता, एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म की पोलैरिटी कितनी है भैया, 3n। एम्ब्रायो की कितनी है, 2n। ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। क्लियर बात। हाँ, हमको दिल लगाना पड़ता है चैप्टरों से। हम अगर चैप्टरों से दिल नहीं लगाएंगे तो सच में ये चैप्टर किसी और से दिल लगा लेंगे फिर, है ना, तो समस्या हो जाएगी, चिढ़न होगी, अंदर से जेलसी फील करोगे आप, है ना, जेलस फील करोगे, भैया कहाँ दिल लगा लिया जाके उसने। ठीक है, तो इसीलिए आप चैप्टर से दिल लगाओ तो मजा तो आएगा सच में, है ना, और बिल्कुल एकदम आशिक बन जाओ चैप्टर के तो समझ में आएगा। तो ये मेजर चेंजेस थे। मेजर चेंजेस के अलावा हम लोग माइनर चेंजेस पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, माइनर चेंजेस पे। आओ भैया, माइनर
चेंजेस पे, कहाँ आ जाएं, माइनर चेंजेस पे, ठीक है। अच्छा, माइनर चेंजेस की बात करेंगे तो माइनर चेंजेस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो हुआ क्या था कि इसमें दो चीजें और थी, एक आउटर इंटेगमेंट था, याद है नहीं याद है, ओव्यूल के ऊपर दो इंटेगमेंट थे, एक आउटर था एक इनर था, क्लियर। तो आउटर इंटेगमेंट की बात कर लें, किसकी बात कर लें, आउटर इंटेग्यूमेंट, किसकी बात करें, आउटर इंटेगमेंट। अच्छा, आउटर इंटेगमेंट जो होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आउटर सीड कोट में, कहां हो जाएगा, आउटर सीड कोट में। और आउटर सीड कोट को नाम देते हो क्या भैया जी, टेस्टा, क्या नाम देते हो, टेस्टा, क्लियर बात। और आपको बताया था कि जो अनार होता है, अनार, उसमें जो टेस्टा होता है वही एडिबल पार्ट होता है, ऐसा बताया था नहीं बताया था, कि जो अनार खाते हो, अनार में आप सीड ही तो खाते हो कि ओवरी खाते हो, सीड खाते हो, और जब सीड खाते हो तो उसका जो एडिबल पार्ट होता है वो टेस्टा होता है, क्या होता है, टेस्टा, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात करी थी हम लोगों ने कि इसमें भाई इनर इंटेगमेंट भी था, क्या था, इनर इंटेगमेंट भी था, इनर इंटेगमेंट भी था। तो जो इनर इंटेगमेंट था, उस इनर इंटेगमेंट को क्या बोला गया था, उसको बोला गया था भैया जी इनर सीड कोट, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि ओव्यूल बन चुका है सीड, तो ओव्यूल के जो इंटेगमेंट होंगे वह बन चुके होंगे सीड कोट, और सीड कोट को आपने बढ़िया बढ़िया नाम दे रखा है। तो एक तो था टेस्टा, टेस्ला नहीं लिखा है, टेस्टा लिखा है, ठीक है। और दूसरा जो होगा इनर सीड कोट, उसको बोलोगे टेगमेन, क्या बोलोगे, टेगमेन। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ख्वाबों में भी आपको यही आना चाहिए, क्लियर। अच्छा, आ जाओ, अब हम लोग एक चीज और चर्चा करने वाले हैं यहां पर, बड़ी सी चर्चा, कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कोई चेंज ही नहीं आया था, स्ट्रक्चर्स, अभी लिखते हैं यहां पर, इस ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें कोई चेंज नहीं आया था, विच हैव नो चेंज, जिनमें कोई बदलाव ही नहीं आया। तो क्या तुम बता सकते हो इस लाइव में कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर थे जिनमें चेंज नहीं आया था? ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल समझ में आएगा कि कौन कौन से वो स्ट्रक्चर थे जिनमें चेंज नहीं आया था। सबसे पहला स्ट्रक्चर है भैया हाइलम। कौन है? हाइलम। ये ओव्यूल और उसका जो फ्यूनिकल था आपस में जोड़ने का एक जंक्शन था, उसी को बोले थे क्या? हाइलम। क्या बोले थे? हाइलम। तो हाइलम अभी भी वही रहने वाला है क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया और उस सीड को जो आप प्लेसेंटा से जोड़ोगे तो अभी भी वो फ्यूनिकल ही रहेगा और हाइलम क्या रहेगा? हाइलम हाइलम ही रहने वाला है। क्लियर? तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बीच में नाम ही ले लिया उसका नाम क्या था? फ्यूनिकल। क्या था? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में भी कोई चेंज भैया जी नहीं आएगा। तीसरा स्ट्रक्चर है दैट्स द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन से पहले भी था, प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन के बाद भी होगा क्योंकि ओव्यूल ओवरी के जिस हिस्से से जुड़ता है उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। और आप जब देख रहे थे कि ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बन जाता है, तो सीड फ्रूट के जिस हिस्से से जुड़ा होगा उसे भी क्या बोलोगे भाई? प्लेसेंटा। क्या बोलोगे? तो प्लेसेंटा में कोई चेंज नहीं आएगा। अगली बात है बेटा माइक्रोपाइल। क्या है? माइक्रोपाइल। क्लियर बात? तो जब माइक्रोपाइल की बात करेंगे, जब हम लोग माइक्रोपाइल की बात करेंगे तो आपने ओव्यूल में देखा था कि जो माइक्रोपाइल था उससे कौन इंटर कर रहा था? उससे इंटर कर रहा था पॉलन ट्यूब। लेकिन आपने जब सीड देखा तो आप कभी चने का, चना देखना, चना जो चने का सीड होता है, आप जब देखना तो चने को टिप के पास से देखना, तो आपको उस चने के टिप के पास एक छोटा सा छेद नजर आएगा। जो आप चना देखोगे उसकी टिप पे क्या होगा? एक छोटा सा छेद नजर आएगा क्योंकि ये बन चुका है अभी सीड, लेकिन इमेच्योर और अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में ये रहा होगा ओव्यूल। तो सीड में जो माइक्रोपाइल है वही माइक्रोपाइल ओव्यूल में था। ओव्यूल में माइक्रोपाइल का क्या काम था? वहां पर एंट्री हो रही थी किसकी? पॉलन ट्यूब की। लेकिन ये बताओ कि यहां पर भी तो माइक्रोपाइल है, इसका क्या काम है? इस माइक्रोपाइल से बेटा वाटर की एंट्री होती है सीड में। मेरी बात समझे नहीं समझे? सील सेल करेगा, वाटर जाएगी, एयर भी पहुंचता रहेगा वहां पर ताकि वो क्या करता रहे? रेस्पायर करता रहे, जिंदा रहे। ये सब वहां पर होने वाला है। क्लियर बात? तो ये चर्चा हम लोगों ने जो करी थी वो कोई बहुत पुरानी नहीं है। तो माइक्रोपाइल जो ओव्यूल का होता है उससे पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है,
लेकिन माइक्रोपाइल जो किसका होता है भैया, किसका, सीड का, उससे एयर और वाटर की एंट्री हो सकती है। क्या बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले पड़ी। तो थोड़ा सा आगे हम लोगों को बढ़ जाना चाहिए भाई साहब। इतनी तगड़ी हम लोगों ने बात कर ली कि कौन कौन से स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, और क्या क्या बदलाव आ गया था। क्लियर, आ जाओ भाई। अच्छा, अभी हम लोग उन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। आओ जल्दी से उसकी बात भी कर लें, ठीक है। स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा भाई। क्लियर बात। स्ट्रक्चर्स विच बिकम डीजेनरेट, क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएगा। तो आपने कोई स्ट्रक्चर ऐसा देखा था क्या फर्टिलाइजेशन से पहले जो डीजेनरेट हुआ था? भैया मैंने बताया था कि कौन सा स्ट्रक्चर डीजेनरेट हुआ था। कोई बता पाएगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर डीजेनरेट हो जाता है भैया? कोई बता पाएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर थे जो डीजेनरेट हुए थे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, किसको मालूम है भाई कौन कौन से स्ट्रक्चर डीजेनरेट हो गए थे? कौन बताएगा? कौन है बाहुबली भैया? कोई नहीं बताएगा, कह रहे नहीं बताएंगे, जाओ, तो तुमको पता चल जाएगा ना। ऐसा नहीं है भाई, हम भी घर से पढ़ के आए, हमको भी मालूम है भाई। बताओ किसको पता है भैया, किसको पता है? कौन बताएगा, कौन बताएगा? सब्जी नहीं बेच रहे हैं, बस पूछ रहे हैं भैया, बता दो, इज्जत से पूछ रहे हैं, बता दो भाई। अब ये ना कहना मन नहीं बताने का, रात बहुत हो गई है, बता देंगे तो डर जाओगे, ऐसा कुछ मत बोलना भाई। ये बताएंगे नहीं, ये लोग, हमको लग रहा है बताएंगे नहीं। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डीजेनरेट हुआ तो भाई शाबाश, देखो इनको याद है यार, ये पढ़ रहे हैं, लग रहा है रेगुलर पढ़ रहे हैं। अरे भैया रेगुलर पढ़ रहे हैं। नर्म सेल, अबे जर्म सेल, अबे जर्म सेल कहाँ डीजेनरेट हुई थी भाई? ए लाला, ए राजा जी, अरे जर्मिनेट, जर्म सेल कहाँ हुई थी यार? जर्म सेल कहाँ करा दे रहे हो? नरम जर्म सेल है ना। अरे और कौन नहीं जानता क्या भाई? खाली एक ही बच्चा बता रहा है खाली बस, और लोग नहीं पता क्या, नहीं जानते क्या? और लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या रेगुलर? और राजा बताओ किसको पता है? करे नहीं बताएंगे, पूछ पूछ के चश्मे थक जाएगा, 10 बजा देंगे, लेकिन जो है ना बताएंगे नहीं, तो ये सीख जाएगा आज, है ना। अरे यार तुम नहीं बताओगे, हम घर पे जाके देख लेंगे, जाके किताब में देख लेंगे जाके। कोई बात नहीं बेटा, गलती से बहुत कुछ टाइप हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो भाई हम ही बता देते हैं यार, तुम लोग इतना टाइम लगाओगे, हम खुद बता देते हैं। अरे सिनर्जिड चाचा हुई थी नहीं हुई थी? सिनर्जिड डीजेनरेट हुई थी, हुआ था नहीं हुआ था? उसके अलावा एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स हुई थी नहीं हुई थी? यहू तो डीजेनरेट हुए थे नहीं हुए थे? अरे ये तो 2 बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, तो याद रखो यार, डीजेनरेट हो गए थे। हो गया? हाँ अब तो समझ में आ जाएगा भाई। अभी मालूम है कि भैया कौन कौन डीजेनरेट हुआ था। याद रखना भैया, याद रखना। ये तो बोर्ड वाला इससे पेपर बनाता है ना, खटिया खड़ी हो जाती है। और नीट की तो बात ही मत छोड़ो, वहां तो एक अलग ही लेवल का रहता है। आदो तो बुखार आ जाता, वहां सीट पे पड़े होते एकदम पानी का छिट्टा मार मार के, ये भैया कहाँ आ गए हम गलती से पेपर देने। एक तो 180 से 200 क्वेश्चन दे दिए हमको, हैं 3 घंटे हमसे करवा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट घुसेड़ दिए उठा के, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी, है ना। तो आधो को तो बुखार आ जाता, गिर जाते हैं, आधो वहीं घसीट घसीट के लाए जा रहे हैं रूम से। चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलो भाई, तो ये 2 मेन स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि कभी कभी न्यूक्लियस भी डीजेनरेट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं सीधा सीधा बोल दे रहा हूं, उसको लिखूंगा नहीं, ठीक है, कि कभी कभी न्यूक्लियस भी डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो कभी कभी न्यूक्लियस जो डीजेनरेट होता है उसका एक वक्त होता है। न्यूक्लियस इट इज द मेन पार्ट जो होता है, ठीक है। जो ओव्यूल था उसका जो मेन बॉडी होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना।
तो न्यूक्लियस जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट करता है यूजुअली, और फर्टिलाइजेशन के थोड़े समय के बाद डीजनरेट करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर क्या कर जाता है, जस्ट आफ्टर ही गायब हो जाता है। तो जस्ट आफ्टर जब गायब हो जाता है तो उस टाइम जो इनर इंटेगमेंट होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा डेवलपिंग एम्ब्रायो को। उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा पेरीस्पर्म, क्या सॉरी पेरीस्पर्म बोल रहे हैं, इट्स अ एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। क्या बोला मैंने बोला यूजुअली न्यूक्लियस डीजनरेट करता है, लेकिन कभी कभी वक्त से पहले डीजनरेट कर जाता, तो उस टाइम डेवलपिंग एम्ब्रायो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट जो प्रोवाइड करेगा वो इनर इंटेगमेंट देगा, और उसको बोला जाता है बेटा क्या, एंडोथेलियम। लेकिन होता क्या है कि अगर जब टाइम आ जाए न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस अपने टाइम पे नॉर्मल कंडीशन में डीजनरेट कर जाता है। लेकिन कभी कभी ये भौकाल के चक्कर में रहता है, कहता है कि जाओ नहीं डीजनरेट करेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। कभी कभी तो ऐसा होता, मेरी बात समझे नहीं समझे। तो जब कभी कभी ऐसा होगा तो बवाल हो जाएगा, मतलब जाना चाहिए था न्यूक्लियस को, लेकिन न्यूक्लियस नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो एक लेयर के फॉर्म में परसिस्ट करता है, बना रहता है। उसी लेयर को बोलते हैं क्या बेटा, पेरीस्पर्म। क्या बोल देते हैं, पेरीस्पर्म। अब पेरीस्पर्म का कोई एग्जाम्पल पूछे तो उसके मुंह पे खींच के मार देना, कहना जो चुकंदर होता है उसके बीज में देखने को मिलेगा, शुगर बीट में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, वहां पर भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो वाटर लिली होता है वहां भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो जिंजर, अदरक होती है, वहां भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो जायफल होती, जायफल आपने अगर मसालों के बारे में सुना होगा तो जायफल का नाम सुना होगा। जायफल को बोलते हैं नटमेग। क्या बोलते हैं, नटमेग। तो वहां पर भी होता है। उसके अलावा एक और प्लांट है अरीका नट। अरीका नट को बेटा बीटल नट भी बोलते हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में डली या सुपारी के नाम से जानते हैं। उसके पेड़ भी खजूर या पाम की तरह होते हैं, बिल्कुल। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो वहां पर भी ये न्यूक्लियस की लेयर पड़ी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, पेरीस्पर्म। क्या बोलते हैं, दैट वाज द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपको दी गई है कि पेरीस्पर्म और एंडोथेलियम क्या होता है। न्यूक्लियस को जब चले जाना नहीं जाना चाहिए तो पहले भाग जाता है, तो इनर इंटेगमेंट नरिशमेंट देगा, क्या कहलाएगा, एंडोथेलियम। जब जाने का वक्त आ जाएगा तो कभी कभी कुछ प्लांट्स में भौकाल के चक्कर में नहीं जाएगा, कहता नहीं जाएंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। क्लियर बात। तो उस टाइम न्यूक्लियस एक लेयर के फॉर्म में पड़ा रह जाता है, उस लेयर को बोलते हैं पेरीस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरीस्पर्म। ये पेरीस्पर्म कहाँ कहाँ मिलेगा, मैंने कहा चुकंदर में मिलेगा, काली मिर्च में मिल जाएगा, वाटर लिली में मिल जाएगा, जिंजर में मिल जाएगा, और उसके अलावा अरीका नट में मिल जाएगा, जायफल में मिल जाएगा, इन सब जगह पे मिल जाएगा। सर फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी डिजनरेट होता है। बेटा फिलीफॉर्म ऑपरेटस सिनर्जिड के अंदर ही तो था, अगर सिनर्जिड गई तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस वहां उंगलियां हिलाएगा क्या, अभी भी बुलाएगा पॉलन ट्यूब को। अब कहां से आ जाएगी पॉलन ट्यूब, काम खत्म तो डिजनरेट। क्लियर, क्या बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई। सिनर्जिड का ही तो स्ट्रक्चर है, जब हमने बोला इंटायर सिनर्जिड डिजनरेट हो गई, तो यहां पर पेरीस्पर्म का कोई काम है क्या, नहीं भैया कोई काम, सॉरी पेरीस्पर्म बोल रहे हैं हम, ठीक है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, कोई काम है क्या उसका, नहीं, तो वो भी गायब हो जाएगी। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ भाई, आई होप क्लियर हो जाना चाहिए भाई। वो गायब हो गया तो ये क्या करेगा यहाँ, तो सिनर्जिड गायब हो गई तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी साथ ही में चला जाएगा, निकल लेगा, वो भी कहेगा भैया कोई काम के नहीं हो तुम, चलो मेरे साथ। समझ में आया। तो हमने जो चर्चा करी बेटा फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की चर्चा पूर्ण रूप से कर ली, किन किन स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, कैसा कैसा चेंज आएगा, हम लोगों ने सभी की बात करी है। और ये रहे वो चेंजेस जो अभी हम लोगों ने पढ़े। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो मेजर चेंजेस भी हैं बेटा, माइनर चेंजेस भी हैं, उसके अलावा ऐसे स्ट्रक्चर जो डिजनरेट हो गए हैं और ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें कोई चेंज नहीं आया है, ये सब आपके सामने ही है, आप छाप सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यही चर्चा थी हम लोगों ने जो अभी करी। आओ अपनी चर्चा को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो और मजा आएगा भाई। क्लियर, चलो भाई देखते हैं अब हमारे पास क्या बचा है। आ जाओ भैया। अब ये सब देखो भैया, ये सब बन के तैयार हो गया था। ये देखो भैया जाइगोट है और इसके अलावा देखो ये डीजनरेट सिनर्जिड सेल मौजूद है, ऐसा है कि नहीं है। और उसके अलावा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म देखो मौजूद है एकदम ट्रिप्लॉइड कंडीशन में, है ना। जाइगोट कितना होगा, डिप्लॉइड होगा। अरे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी,
ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है। तो सेल है तो सेल का जो न्यूक्लियस है पोलैरिटी कितनी होगी, पोलैरिटी होगी 3n। कितनी होगी, 3n। क्या समझ में आई, बात नहीं आई, बात समझ में आ जानी चाहिए भैया जी एक ही बार में। क्लियर, कितनी पोलैरिटी है, पोलैरिटी इसकी है 3n। उसके अलावा डीजेनरेटेड एंटीपोडल्स पड़ी हुई हैं, यहू क्या हो जाएंगी, सरक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इनका भी कुछ नहीं होने वाला। अब होगा ये डेवलप करेगा, डेवलप जाइगोट। अब जाइगोट जब पड़ेगा तो हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या भैया, इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या देखना पड़ेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर। अच्छा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो आ जाओ जरा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर ले। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे भी हम लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट आज हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे नहीं आने वाले। आज हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग किसकी किसकी, एंडोस्पर्म जो बना, क्या स्ट्रक्चर है, सारी की सारी चर्चा करने वाले। ध्यान दीजिएगा भाई, जल्दी से करें। Following double fertilization, events of the एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट, उसके अलावा मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो जो कुछ भी घमासान यहां पर होने वाला है, डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल मैच्योर होगा, तो ये सब कुछ मिला जुला के क्या कहा जा रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंडर रखा जा रहा है। क्लियर। जिसमें सबसे पहली बात कर रहे हैं भैया जी किसकी है, एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। कह रहे एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पहले ही हो जाता है। मेरी बात समझना, इस चीज को याद रखना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एम्ब्रायो को भी तो खाना पीना चाहिए होगा भाई साहब। तो खाना कहां से आएगा, खाना तभी आएगा जब डब्बा पैक करा जाएगा। डब्बा पैक करा जाता है किसके फॉर्म में, एंडोस्पर्म के फॉर्म में। इसका मतलब पहले से एंडोस्पर्म चाहिए होगा। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो हो जाता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले हो जाता है। हाँ, सीड का बनना, फ्रूट का बनना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, हाँ बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो होगा वो क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले हो चुका होगा। मेरी बात समझिए, क्योंकि एम्ब्रायो को क्या चाहिए, खाना पीना। तो खाना पीना किसके फॉर्म में मिलेगा, उसको एंडोस्पर्म के फॉर्म में मिलेगा। कह रहे क्यों ऐसा होगा, तो हमने इनके क्यों का जवाब दे दिया। इनसे कहो ज्यादा क्यों क्यों मत करो भैया, जवाब आपको मिल चुका है। जवाब मैंने इनका दे दिया है वाई। क्लियर। हाँ, तो वाई को मैंने खत्म कर दिया है। यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो डिवाइड करती है बहुत तेजी से और क्या बना लेती है, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेती है। क्या बना लेती है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेती है। क्लियर बात। अच्छा, जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन रहा है इसको भी हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से ये होता है। आओ जल्दी से हम लोग देखेंगे किस किस तरह से होगा और जल्दी से इसको समझ के हम लोग इसको सरक लेंगे भाई, खिसक लेंगे। ठीक है, आओ भैया देखा जाए इसको। चलो भाई इसको थोड़ा खिसकाते हैं। ओ भैया ऊपर जाओ ऊपर जाओ। ठीक है, अब देखो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होने वाला भाई। ठीक है, देखो भाई इधर समझ लो, जल्दी से देख लो भाई। ये है भाई, ये क्या थी, ये ऊपर की साइड इधर बना दो। ये क्या था, ये जाइगोट था। क्या था, जाइगोट था। और ये क्या था, पेन था, है ना। लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये है भैया पेन। इस पेन से लिखने की कोशिश मत करना। ये है क्या, जाइगोट। ये क्या है, जाइगोट। क्लियर। तो पेन और जाइगोट हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। देखो भैया जी, डेवलपमेंट जो होता है वो 3 तरह से होता है। डेवलपमेंट कै तरह से होगा, 3 तरह से। आओ जरा तीनों तरह का डेवलपमेंट समझें और देखेंगे क्या बनता है। क्लियर। पहला डेवलपमेंट जो होता है वो होता है बेटा न्यूक्लियर। क्या होता है, न्यूक्लियर बोलो, या इसी को बेटा क्या बोल सकते हो, फ्री न्यूक्लियर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्री न्यूक्लियर। कैसे होता है जरा समझो। अब होता यह है कि हम एक स्टेप दिखा देंगे कि यहां पर जैसे कि ये एग सेल है, ये क्या है, ये एग सेल है, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस मौजूद है, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ऐसे। फिर क्या करेगा, ये और न्यूक्लियस बनाएगा। ये सारे न्यूक्लियस बनते जाएंगे, खूब सारे न्यूक्लियस बनेंगे। जितना जोर लगा के बना पाएगा उतना ज्यादा ये बनाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन। जरा इस वॉल फॉर्मेशन को समझना, मैं सबके लिए इसको कॉमन मान लूंगा, है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, और सारे न्यूक्लियस जो होंगे वो उसी के अंदर क्या होंगे, और जो ये एम्ब्रायो होगा वो उसी में धंसा रहता है। क्लियर। ये सारे न्यूक्लियस जो होंगे, और मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि खूब सारा ये बन के तैयार हो चुका होगा, और सारे न्यूक्लियस अपनी अपनी जगह पर इस तरह से इसमें पड़े होंगे। क्लियर। तो ये ब्लैक ब्लैक न्यूक्लियस है, और रेड रेड क्या हो गया बेटा, ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, जिससे एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। क्लियर। अच्छा,
एक और तरीके का होता है, ये कहलाता है भैया जी सेलुलर। क्या कहलाता है? सेलुलर। क्या कहलाता है? सेलुलर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर था, दूसरा कौन सा है? सेलुलर। देखो सेलुलर में क्या तमाशा होता है, एक्चुअल में क्या होगा कि जैसी न्यूक्लियस बनेगा साथ साथ में वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करे फिर वॉल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस फिर डिवाइड करेंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर भैया वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये खूब सारी वॉल बनती जा रही हैं, खूब सारे न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं और फाइनल स्ट्रक्चर बनता इसी तरह का है, बट अमाउंट में थोड़ा चेंज होता है। क्यों अमाउंट में चेंज होता है जरा समझो कि यहां पर तो न्यूक्लियस जो बन रहे थे और सिर्फ पहले इंटायरली न्यूक्लियस बना लिया जी भर के, उसके बाद दीवार बनाते चले जाएंगे, देखा जाएगा, एडजस्ट करा जाएगा। लेकिन एक केस ये था कि पहले क्या करा, न्यूक्लियस डिवाइड करा फिर दीवार लगाई, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करा फिर दीवार लगाई, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करा फिर दीवार लगाई। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने के दौरान नंबर ऑफ सेल्स क्या बनेगी? कम बनेगी। लेकिन पहले ढेर सारे न्यूक्लियस बना लेंगे फिर पतली मोटी जैसी दीवार लगानी होगी लगा लेंगे, तो इस कंडीशन में ढेर सारे न्यूक्लियस और ढेर सारी सेल का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जब कभी भी होगा एंडोस्पर्म का अमाउंट ह्यूज होने वाला है, लेकिन जब कभी भी सेलुलर डिवीजन होगा एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के दौरान तो यहां पर अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या ये बात खोपड़िया में गई? क्या ये बात पल्ले पड़ी भैया कि जो दो तरह का डिवीजन हो रहा है ये कुछ समझ में आया? अगर आ गया हो तो बहुत मजेदार बात है भाई कि आपको समझ में आया कि फ्री न्यूक्लियर में जो एंडोस्पर्म होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन उसके अलावा जो सेलुलर होने वाला है उसमें एंडोस्पर्म क्या होगा? कम होगा। क्लियर? चलो भाई इस बात को पुराना करते हैं और नई बात पे आते हैं। एक और होता है वो कहलाता है बेटा हेलोबियल। क्या कहलाता है? हेलोबियल। हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम आपको बता दें कि जो हेलोबियल होता है ये इंटरमीडिएट टाइप होता है। मतलब इसमें न्यूक्लियर भी होता है और साथ साथ में सेलुलर भी होता है। कैसे होता है जरा देख लो जल्दी से। जैसे ये यहां पर जाइगोट पड़ा हुआ है, इसने क्या करा? पहला डिवीजन करा, एक छोटी सेल बनाई एक बड़ी सेल बनाई। अब जो बड़ी वाली सेल होती है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर लेती है, ये खूब सारे न्यूक्लियस बना लेगी और छोटी वाली में कुछ भी नहीं होता। क्लियर बात? और अल्टीमेटली रिजल्ट जो आएगा वो यही वाली सेल बनके तैयार होगी और ढेर सारा एंडोस्पर्म बन जाएगा। अब ढेर सारा एंडोस्पर्म तो नहीं बन सकता क्योंकि ये इंटरमीडिएट टाइप है। कैसा है ये? इंटरमीडिएट टाइप है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एंडोस्पर्म कहां पर होगा? जहां न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। उसके बाद कहां मिलने वाला है? जहां हेलोबियल हुआ, आखिरी वाला। और सबसे कम कहां मिलने वाला है? जहां पर सेलुलर डिवीजन हुआ। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो तीनों क्राइटेरिया की हमने चर्चा करी कि कहां कहां कैसा कैसा हुआ और क्या क्या बन गया, समस्या खत्म हमारी। क्लियर बात? फिर बच्चे पूछते हैं कि ये बताइए सर कहाँ कहाँ कौन कौन सा होता है, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। जो न्यूक्लियर है ये आप देखोगे बेटा कोकोनट में। कहाँ देखोगे? कोकोनट में। तो कोकोनट में तुम देखते हो कि जो पानी होता है उसका एक्चुअल में नॉट H2O, दैट वाज द एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। और जो सॉलिड वाला जमा हो जाता है इसको तुम गरी बोल रहे होते हो, वो भी क्या होता है? एंडोस्पर्म। क्योंकि होता यह है कि जब नारियल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहां के एंडोस्पर्म में क्या होता है? वहां के एंडोस्पर्म में खूब सारा पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। मतलब शुरुआत में आप अगर कच्चा नारियल खाओगे तो कच्चे नारियल में गरी कम मिलेगी और पानी ज्यादा मिलने वाला है। वजह यह है कि न्यूक्लियर डिवीजन ज्यादा होने से ढेर सारा लिक्विड एंडोस्पर्म बना होगा। लेकिन जैसे जैसे ये नारियल मैच्योर होता जा रहा होगा उसी तरह से होता क्या है कि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो वॉल फॉर्मेशन करके साइड में अरेंज होता जाता इन द फॉर्म ऑफ गरी। जो व्हाइट वाला नारियल गरी होती है उसके व्हाइट कर्नल आप उसे बोल सकते हो, उसमें वो अरेंज होता चला जाता। अब उसके बाद भी थोड़ा बहुत लिक्विड एंडोस्पर्म बचा रह जाता। तो नारियल जितना कच्चा खाओगे उसमें लिक्विड एंडोस्पर्म उतना ज्यादा होगा। नारियल जितना मैच्योर खाओगे उसमें गरी क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए समझदार लोग जब नारियल पानी पीने जाते हैं तो तुम नारियल पानी पीने गए हो गरी खाने गए हो? तुम नारियल पानी पीने गए हो तो नारियल पानी जब पियोगे तो उससे बोलना कि भैया कच्चा नारियल देना। तो कच्चा नारियल लोगे, छोटा लोगे, उसमें पानी क्या होगा? ज्यादा होगा। पका हुआ लोगे, बड़ा लोगे तो उसमें क्या होगा? नारियल उसमें जो कर्नल वाला पार्ट होगा वो बढ़ जाएगा, लिक्विड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एवं ठेले वाला भी समझदार होता है। आप कहते हो कि नहीं बड़ा नारियल दो, बड़ा दो, पैसा दो, पूरा दे रहे, कहेगा बाबू छोटा ले लो।
कहेगा छोटा क्यों ले ले, पैसा तो हमने 50 रुपया दिया, 100 रुपया दिया है ना। तुम कहोगे नहीं नहीं हमें बड़ा ही चाहिए, कहेगा लोग खाओ बड़ा वाला। तो जब तुम बड़ा खाओगे तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें नारियल या कर्नल पार्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो तुमको छोटा क्यों दे, क्योंकि तुम कहते भैया नारियल पानी पिलाओ, तो उसने तुम्हारे लिए छाट के छोटा निकाला होगा, लेकिन तुम्हें छोटा वाला रास नहीं आया होगा, है ना, कि नहीं बड़ा दो, पैसा हमने दिया, वो बड़ा खा रहा है तुम हमको छोटा दे रहे हो, है ना। तो ये बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप नारियल के पानी से हाथ धो बैठोगे, है कम मिलेगा भाई तुमको, उसमें कम मिलेगा। क्लियर, आ जाओ भाई। तो तीनों तरह का हो गया। अब जो सेलर होता है, सेलर यूजुअली सोलनेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। सोलनेसी फैमिली में से मिर्चा है, मकोइया है, टमाटर है, बैगन है, बेच नहीं रहे बता रहे हैं। इनके जो बीज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें एंडोस्पर्म भी जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और हेलोविया जो होती है मोनोकॉट की एक क्लास होती है, वहां पे देखने को मिलेगा। कोकोनट के अलावा आपने गेहूं में देखा होगा, तो आटा जो खाते हो, आटा जो रोटी खा रहे हो जिस आटे की, वो आटा भी क्या है, एंडोस्पर्म है। और उस पूरे गेहूं जो ग्रेन है, गेहूं का जो व्हीट का ग्रेन है, उस व्हीट के ग्रेन में पूरा एंडोस्पर्म ही भरा पड़ा है। चावल में भी एंडोस्पर्म मौजूद है। उसके अलावा आप जो भुट्टा खाते हो, है ना, जो भुट्टा खाया, सभी लोगों ने पॉपकॉर्न खाया नहीं खाया, तो व्हाइट व्हाइट जो पॉपकॉर्न खिल के आते हैं वो क्या होता है, वो एंडोस्पर्म ही होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अब आपको सारे एग्जांपल देने बैठेंगे तो आ जाओ भैया। कैस्टर एस्टर है तो ये सब मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा अब जरा देखो यहां पर हुआ क्या, कह रहे जो एंडोस्पर्म टिश्यूज में मतलब डेवलप हो जाता है, कहेंगे जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, ठीक है, ये फील्ड होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल से, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रायो का खाना बनने वाला है भाई। और बहुत सारा खाना तो हम लोग खा जाते हैं, क्योंकि सरवाइव करने के लिए हम लोग ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। भाई हम जिंदा रहेंगे तो हम और उगा लेंगे, ऐसा है कि नहीं है। तो हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं उसको। और एक्चुअल में ये फूड किसका बनाया जा रहा था, एक्चुअल में ये एम्ब्रायो का खाना बनाया जा रहा था, जिसे हम लोग ठूस रहे हैं दिन रात बैठ के, है ना। गेहूं चावल खाए पड़े हो जो ठूस ठूस के, तो किसका खाना बनाया जा रहा था, ये एम्ब्रायो का खाना बनाया जा रहा था, ठूस लिए हम लोग भाई। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब यहां पर क्या हो रहा है, कहेंगे ये जो मटेरियल है, कहेंगे ये यूज कर लिया जाएगा फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो। किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए। कहेंगे इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कौन सा होता है, जहां पर रैपिडली न्यूक्लियर डिवीजन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, बार बार न्यूक्लियर डिवीजन, बार बार न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब उसको बोलते हैं बेटा क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोला जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो क्या होगा, ढेर सारा न्यूक्लियस बन के तैयार होगा, और ढेर सारा जो न्यूक्लियस बन के तैयार होगा ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा बाद में, कहां पर, मार्जिन्स पे अरेंज हो जाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन कर लेता है, और यहां पर ढेर सारी सेल्स बन के तैयार हो जाती हैं। तो फ्री न्यूक्लियस जो बनाए गए थे उसकी चर्चा हमने कर ली थी, कहां पर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। कह रहे दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्या हमने इसकी चर्चा नहीं करी, हमने इसकी चर्चा भाई साहब पहले कर ली थी। कहेंगे सब सीक्वेंशियली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। अब देखो जो न्यूक्लियस बना था तो उस पे वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, सेलुलर। कैसा हो जाएगा, सेलुलर। क्लियर बात। कहेंगे जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर न्यूक्लियाइज होते हैं formed before cellularization varies greatly। मतलब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है, ये वेरी करता है, कहीं फिक्स नहीं बन रहा है। सब जगह पर क्या होगा, वेरी, कहीं पे 100 बना, कहीं पे 200 बन गया, कहीं पे 2000 बन गया। मेरी बात समझे नहीं समझे। अब कह रहे हैं कि यहां पर जो कोकोनट होता है, तो कोकोनट का वाटर जो होता है फ्रॉम टेंडर कोकोनट, जो कच्चा कोकोनट होता है उसकी बात कर रहे हैं। कहेंगे दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बस जस्ट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो मैंने आपको बोला था कि जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। जो नारियल का जो पानी होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म ही होता है। करे जो कि हजारों न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, हजारों न्यूक्लियाई होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में पड़े हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं करा है, इसीलिए किस फॉर्म में है भाई, लिक्विड के फॉर्म में है। एंड इट इज द गुड सोर्स, ठीक है, ये गुड सोर्स हो जाता है किसके लिए, ये गुड सोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स का भी हो जाता है, गुड सोर्स वाटर का भी हो जाता है, और गुड सोर्स मिनरल का भी हो जाता है। मेरी बात समझने समझे। और नारियल पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको बता दें, और बहुत ज्यादा एनर्जी भी इसके पास होती है। तो एनर्जी ड्रिंक की जगह हम लोगों को इसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, जो कि हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया या बंगाल साइड में क्या होता है कि लोग मछली और साथ साथ में किसका, इस नारियल के पानी का बहुत सेवन करते हैं। मेरी बात समझने समझे। इसका सेवन ज्यादा करने से होता क्या है कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हाँ सच बता रहे हैं,
बाल जल्दी गिरते नहीं है, बाल जल्दी सफेद नहीं होते, एकदम ठीक एकदम घने बाल बने रहते हैं, स्किन पे झुर्रियां जल्दी नहीं आती। ये आपको कोई और नहीं बताएगा, क्लियर बात, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा भाई, एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो सफेद वाला पार्ट होता है, जो सफेद वाला पार्ट होता है जो आप देख रहे थे वहां पर, ठीक है, वो क्या होता है, वो व्हाइट वाला एंडोस्पर्म होता है। इसमें क्या हो चुका होता है, सेलुलराइजेशन हो चुका होता है, क्लियर बात। उसमें ढेर सारी क्या बन चुकी होती है भैया जी, सेल वॉल बन चुकी होती है, क्लियर। तो जब सेल वॉल बन चुकी होगी तो वो साइड में ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब कह रहे हैं एंडोस्पर्म में ईदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो। अब जरा देखो कि यहां पर हम लोग एक बात कर लें, अभी एम्ब्रायो पे हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग आज इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। क्यों ऐसा है जरा समझो भाई, जब डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रायो का, तो कभी कभी एम्ब्रायो क्या करेगा, डेवलपमेंट के दौरान पूरा एंडोस्पर्म घसीट के खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा और मैच्योर होके बैठ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता कि ये अपने डेवलपमेंट के दौरान थोड़ा सा ही एंडोस्पर्म कंज्यूम करता और मैच्योर हो जाता। तो तुम जरा सोचो भाई कि जब इसका मैच्योरेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, जब इसका मैच्योरेशन हो रहा होगा, तो मैच्योरेशन के दौरान जब थोड़ा सा ही एंडोस्पर्म कंज्यूम करा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा उस सीड में। तो ऐसे सीड को तुम नाम दोगे क्या, एंडोस्पर्मिक सीड। क्या नाम दोगे, एंडोस्पर्मिक सीड, या आप इसे नाम दोगे एल्ब्यूमिनस सीड। क्या नाम दोगे, एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल मोनोकॉट में यूजली देखने को मिलेगा आपको ये। लेकिन वो प्लांट्स जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेगा एम्ब्रायो, और कंज्यूम करने के बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तो वहां पर कॉटिलिडन्स डेवलप हो जाते हैं और एंडोस्पर्म नहीं बचता वहां पर। तो ऐसे सीड को बोलोगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलोगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। चर्चा आगे मिलेगी, आगे जरूर चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं एंडोस्पर्म जब कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है तो कॉटिलिडन्स बन जाएंगे। यूजुअली कितने बनेंगे, दो कॉटिलिडन, मतलब डाइकॉट का एग्जांपल हो जाएगा क्या, डाइकॉट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइकॉट में यूजुअली नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन पाई जाती है। तो एंडोस्पर्मिक है तो एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक है तो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस कह दो आप उसको, क्लियर बात। जैसे कि कह रहे हैं मटर में, ग्राउंड नट में और बीन्स में ये सब के सब डाइकॉट हैं, इनके पास कॉटिलिडन्स पाया जाता है, और कॉटिलिडन्स बेटा होते हैं प्रोटीन रिच। क्या होते हैं, प्रोटीन रिच। तो प्रोटीन का जो गुड सोर्स होता है वो यूजुअली डाइकॉट्स होते हैं। बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, और कहते हैं कि हो सकता हो कि ये मैच्योर सीड में बचा भी रह जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कैस्टर है, कोकोनट है, वीट है, मेज है, इन सब में पड़ा रहता है। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो जो बचा रह गया ये अभी भी हमारे खाने के लिए नहीं है। अब जब ये एम्ब्रायो डेवलप हो चुका होगा, जब सीड का जर्मिनेशन होगा, तो सीड के पास तो लीफ ईफ होगी नहीं ना, तो फोटोसिंथेसिस करके कहां से खाना बना लेगा। तो ये अपने आप को अपनी लीफलेट, अपनी पत्तियां बनाने के लिए, प्लम्यूल रेडिकल डेवलप करने के लिए, रूट शूट बनाने के लिए कुछ तो एनर्जी लाएगा। एनर्जी कहां से आएगी, स्टोर्ड फूड से आएगी। स्टोर्ड फूड क्या होगा, उसका यही एंडोस्पर्म होगा। और जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होगा वो कॉटिलिडन्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ना कॉटिलिडन्स हमारे खाने के लिए थे, ना बचा हुआ एंडोस्पर्म हमारे खाने के लिए था। ये सब का सब जो बचा रह गया, ये एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बाद जब सीड जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाला है। ये हमारा कुछ भी नहीं, बट हमें मालूम है कि अगर हमें अपना सर्वाइवल बना के रखना है, हम चाहते हैं कि हम परसिस्ट करते रहे, हम बने रहे, हम जिंदा रहें, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सब चीजों को कंज्यूम करेंगे और अपने लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन्स का सोर्स इन्हीं को इस्तेमाल करते रहेंगे। क्लियर बात। अब कह रहे हैं स्प्लिट्स ओपन सम सीड ऑफ द कैस्टर्स, ठीक है, पीस, बीन्स, ग्राउंड नट, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि जाहिर सी स्प्लिट्स ओपन जो होता है, मतलब यहाँ पर कॉटिलिडन्स जो होंगे दो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो कॉटिलिडन्स बन जाएंगे। कहेंगे फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस, ठीक है। तो इन सबको देखना और हर केस में, चाहे बीन्स हो, चाहे ग्राउंड नट हो, चाहे पी हो, चाहे कैस्टर हो, इनको तोड़ना,
तोड़ के खोलना और खोलने के बाद तुम देखना क्या कि किसमें किसमें कितना कितना एंडोस्पर्म पाया जाता है। कह रहे फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्ट इन द सीरियल्स व्हीट राइस एंड मेज। ठीक है, तो कह रहा जो अनाज होता है इसमें बताइएगा कि एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है व्हीट राइस और मेज में। हाँ तो भाई इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, क्योंकि आप जो आटा खा रहे हो वो क्या है, वो एंडोस्पर्म है। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो डेफिनेटली भैया यहां पर परसिस्ट कर रहा होगा। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद समझेंगे। हमारे पास ये जो बड़े बड़े धुआंधार स्ट्रक्चर इधर वाल बने हुए हैं, इनको हम लोग कब पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो एम्ब्रायो भाई को अभी हम लोग यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, कहीं खो ना जाए, इसलिए टिक लगा देते हैं फॉर अवर नेक्स्ट लाइव। और आज हमने जो भी पढ़ा इसका रिवीजन हम जरूर करेंगे, और जिस तरह से मैंने समझाया, टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, एक्सप्लेनेशन के दौरान एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया, आप उसको रिमेंबर जरूर करिएगा। और अगर ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो, सबको फोड़ा जा सकता है, बहुत आसानी से फोड़ा जा सकता है। लेकिन यही है ना कि हमारे अंदर जो गट्स है ना, कभी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, कभी नहीं करते। हम कहते अरे देखा जाएगा देखा जाएगा, ऐसे करते करते नीट भी आ जाता है, बोर्ड भी आ जाता है, और ये कब होके गुजर जाता है हमको पता भी नहीं चलता। मेरी बात समझे। तो भाई अपने ऊपर भरोसा रखो, दम लगा के पढ़ाई करो, दम लगा के पढ़ाई करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो फोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर बात। रिसेंटली अभी एक बच्ची है, नाम नहीं लेंगे उसका, कई बच्चे हैं, आई थिंक 30 to 50 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनका इस साल नीट में 650 प्लस मार्क्स था। 650 प्लस मार्क्स है। 50 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस बार सेलेक्टेड हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसमें से 30-40 बच्चे तो रेगुलर कांटेक्ट में बने रहते हैं। आई थिंक ये पिछले ही साल हमसे पढ़ रहे थे, ठीक है, और आज उनको मेडिकल कॉलेज मिल गया है। मौका मिलेगा तो अपने चैनल पे बच्चों को लेकर आएंगे, साथ में उनके साथ हम लोग यहाँ पर बैठ के कुछ बातचीत करेंगे, और जो भी गाइडेंस वाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा कि कौन कौन बच्चा है नाम के साथ। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी? हाँ, सिलेक्शन होता रहता है और हर साल सिलेक्शन होता, रुकता किसी का नहीं है। बोर्ड में भी बहुत सारे बच्चे थे जो 95, 96, 97% लेकर आए हैं, और साथ साथ में जेई मेंस भी निकाला है, और कुछ बच्चों का इंटर अपियरिंग 550, 600 मार्क्स था इस बार नीट में। 600 मार्क्स वालों को तो सिलेक्शन नहीं मिला होगा, लेकिन हाँ यहाँ तक वो रेंज तक पहुँचे। इंटर अपियरिंग बच्चे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने वाला मैं ही इंसान था। क्लियर बात। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर दम लगा के पढ़ाई कराई जाए या करवा ली जाए किसी से तो अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। मेरे हिसाब से अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। क्लियर बात। तो आपसे मिलेंगे भाई साहब नेक्स्ट लाइव में। टिल देन टाटा बाय बाय। याद रखिएगा कि नेक्स्ट टर्म पे हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो एम्ब्रायो की करनी है और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की करनी है। तो जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास बने हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे कल के लाइव में। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।